सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आपके लिए जो ज्ञानवर्धक जानकारी प्रस्तुत की जा रही है, यह कई किताबों के अध्ययन के बाद प्रस्तुत की जा रही है। ये मैंने बहुत सारी बुक्स का अध्ययन करके उससे सामग्री ली गई है, जिनका है बौद्ध संस्कृति जो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित है, खोए हुए बुद्ध की खोज जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है, एवं सम्यक प्रकाशन की बहुत सारी बुक्स हैं। उनसे आप लोगों के लिए यह सामग्री एकत्रित करके एक कंसाइज फॉर्म में प्रस्तुत की जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सामग्री पसंद आएगी, और एक निवेदन जरूर करता हूँ कि जो भी आपके लिए सामग्री प्रस्तुत करता है अपने YouTube चैनल पर, उसके लिए जो भी करता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सामग्री आपके सामने जो प्रस्तुत की जाती है, सत्यता की कसौटी पर खरी उतरना चाहिए। कहाँ से ली जाती है, कैसे ली जाती है, ये PPT बनाने में कितना टाइम लगता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आपको तो सिर्फ जो भी है उस किसी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना चाहिए। तो आज का जो शीर्षक है बुद्धमय भारत। बुद्धमय भारत, जैसा कि आप जानते हैं, यह बौद्ध धर्म भारत में ही जिसका जन्म हुआ, और भारत को छोड़ करके विदेशों में यह राष्ट्र धर्म के रूप में, राज धर्म के रूप में मान्य है, लेकिन भारत में नहीं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों पर नहीं जाएंगे। लेकिन जिसके कारण भारत विश्वगुरु कहलाता था, आज उसके ही भारत में अनुयायी मतलब बहुत कम प्रतीत होते हैं। इसलिए इसका मैंने एक शीर्षक दिया है बुद्धमय भारत। तो जैसा कि कहा जाता है, गांव-गांव में बुद्ध, भारतवर्ष का एक एक ईंट, एक एक पत्थर कहता है कि भारत बुद्धमय है। ये कहावत भी है कि हुआ युद्ध तो निकले बुद्ध, व्रत शालीनता से देश के हर राज्य में, हर गांव मोहल्ले में मौजूद हैं तथागत गौतम बुद्ध। तथागत गौतम बुद्ध के बारे में इकबाल साहब का पैगाम कुछ इस तरह था। कौम ने पैगाम मोहम्मद की जरा भी परवाह न की, कद्र पहचानी न अपने गौहरे इकदान की, रहमते बारिशें हुई पर जमी इस काबिल न थी। तो हम इनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं इकबाल साहब को। ईसा की प्रथम शताब्दी तक एशिया महाद्वीप के अधिकतर देशों में बुद्ध धर्म स्थापित हो चुका था। इसकी आधारशिला ईसा पूर्व 250 के आसपास रखी गई थी। मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। ईसा की 6वीं शताब्दी के आसपास जब एशिया के देशों के मध्य सांस्कृतिक, व्यापारिक और राजनीतिक संक्रमण का दौर शुरू हुआ, तो अरबी तुर्की यात्रियों, व्यापारियों की जगह जगह बुद्ध मिलते हैं। ये यात्री व्यापारी चीन से, जापान से, कोरिया से, ताइवान से, थाईलैंड से, म्यांमार, भूटान, भारत, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका आज जहाँ से भी आते, वहाँ के पैगोड़ा, मठ या विहार और स्तूपों में उन्हें आंखें मूंदे मुस्कुराती हुई एक सौम्य मूर्ति अवश्य दिखाई देती थी। यदि स्थानीय व्यक्तियों से मूर्तियों के विषय में अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहते हो तो केवल एक ही उत्तर मिलता था, वो क्या था? बुद्ध। जो भी भारत में विदेशी यात्री आते थे या हमारे यात्री बाहर जाते थे, अगर
कोई कुछ पूछता था वह मूर्ति किसकी है, तो हर आदमी जवाब देता है वह तथागत गौतम बुद्ध की है। कालांतर में लगभग पूरी एशिया में बुद्ध फैल गए, जैसे चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका इत्यादि सभी जगह भारत में बुद्ध संस्कृति का प्रभाव एवं विस्तार देश के कोने कोने में। बताते हैं कि उस समय भारत का बुद्ध परिक्षेत्र 52 लाख किलोमीटर फैला हुआ था। यह बात प्रामाणिकता से इसलिए कही जा सकती है क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खुदाई में अब तक सबसे ज्यादा साक्ष्य, पुरातत्विक साक्ष्य किस किस के मिले हैं? बुद्ध धम्म के होने के ही मिले हैं। खुदाई की सतत प्रक्रिया और बुद्ध धम्म के विश्व व्यापकता के स्वतः प्रमाण इसी खुदाई में मिलते हैं। बुद्ध धम्म के कारण आज भी भारत विश्व के वैभव से विभूषित है। बिहार प्रदेश में स्थित यह वह स्थान है जहाँ सिद्धार्थ को सम्यक संबोध की प्राप्ति हुई थी और वे बुद्ध कहलाए। उर्वेला में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आज बोध गया में अनेक देशों ने अपने बुद्ध विहार बनवाए हैं। बुद्धत्व प्राप्ति के पूर्व सिद्धार्थ निरंजन नदी के दूसरे किनारे पर स्थित डुंगेश्वरी गुफा में कठिन तपस्या व ध्यान किया करते थे। यह गुफाएं आज भी मौजूद हैं। महाबोध विहार यहाँ सबसे पवित्र दुनिया के बौद्ध शिल्पों में से सबसे सुंदर व भव्य निर्माणों में से एक है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी कोई आपको अच्छी ऐतिहासिक जानकारी देता है उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार राज्य में जो राजगीर बिहार है वहाँ पर क्या क्या है? बिहार राज्य में स्थित इस स्थल को बुद्ध के काल में राजगृह अथवा राजगढ़ भी कहा जाता था। 5 पर्वतों से घिरे होने के कारण सुरक्षित यह मगध राज्य की राजधानी थी। बुद्ध के समय यहाँ बिम्बिसार का शासन था। बुद्धत्व प्राप्त के पश्चात बुद्ध ने अपना दूसरा, तीसरा व चतुर्थ वर्षावास यहीं बिताया था। राजा बिम्बिसार ने बुद्ध को बेलवन दान दिया था, जो आज भी है। यहाँ विशाल विहार बनवाया था, जो आज भी विद्यमान है। जापान के सहयोग से यहाँ राजगीर के ग्रज्य कट पर्वत पर विशाल विश्वांत स्तूप भव्य विहार निर्मित है। अब वैशाली यही बिहार में है। वैशाली राज्य में स्थित यह स्थल बुद्ध के कालखंड में लिच्छवी वंश की राजधानी के तौर पर विश्व का प्रथम प्रजातांत्रिक राज्य था। बुद्धत्व प्राप्त के 5वें वर्षावास में बुद्ध प्रथम बार वैशाली आए थे। उन्होंने 5वां वर्षावास भी यहीं गुजारा था। भगवान बुद्ध ने भिक्खुणी संघ की स्थापना यहीं नगर बधू आम्रपाली यहीं पर संघ में शामिल हुई थी। बुद्ध ने तेवज सूत, महाली सूत, रतन सूत सहित अनेक सूतों की देशना यहीं दी थी। बिहार राज्य की राजधानी पटना से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस वैशाली में बुद्ध ने अपने निर्वाण की पूर्व घोषणा कर दी थी। अब एक और जगह है केसरिया, यही बिहार में। केसरिया बिहार के पटना से 105 किलोमीटर की दूरी पर है। वह चंपारण जिले में स्थित 104 फीट ऊंचा वह स्तूप विश्व के सबसे बड़े व ऊंचे स्तूपों से एक है। इसके पश्चात इस भिक्षापात्र को वैशाली के मठ में रखा गया, जहां किसान और फल व्यापारी अपनी फसल काटने के बाद सर्वप्रथम इसी पात्र में जमा करते थे। नालंदा बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा जिसको कहें वो बिहार में ही है। नालंदा बिहार के पटना से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में विश्वविख्यात था। नालंदा महाविहार कभी पूरे विश्व समूह का गौरव था। यह मानव के विकास और प्रकृति से समन्वय से जुड़े होने के कारण शुद्ध ज्ञान का केंद्र था। अपने पूर्ण वैभव में यह 10,000 विद्यार्थियों, 2,000 अध्यापकों के साथ विद्यमान था।
यहाँ के कुछ प्रसिद्ध छात्रों में इत्सिंग, ह्वेनसांग, फो ताऊ, माऊ ताओ सिंह, हुएचाओ, धर्मस्वामिन, आर्यभट्ट आदि प्रमुख हैं। शिक्षकों में यहाँ 1000 शिक्षक ऐसे थे जो 30 विषयों के ज्ञाता थे, वह शिक्षा देते थे। नालंदा के प्राचीन खंडहरों से 12 किलोमीटर दूर राजगीर में 433 एकड़ भूमि में निर्माणाधीन व संचालित नालंदा विश्वविद्यालय अपने गौरव को पुनः दोहराने की दिशा में अग्रसर है। विक्रमशिला महाविहार बिहार राज्य में स्थित है। ये बिहार राज्य में स्थित इस स्थल की खुदाई में एक पुस्तकालय, स्तूप और बृहत मठ प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, यहाँ पर क्या क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित वाराणसी रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह बुद्ध स्थल है। यही वह पवित्र स्थल है जहाँ बुद्ध ने अपनी प्रथम देशना उपदेश दी थी। पहली बार बताया कि उन्होंने कल्याणकारी आर्य अष्टांग मार्ग खोज कर लिया है। इस प्रथम उपदेश को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही भिक्षु संघ की स्थापना की थी। कुशीनगर, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का वह जिला है जहाँ बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण निर्वाण स्थल भी है। यहीं भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस ली थी। यहाँ तथागत गौतम बुद्ध ने 2 साल वृक्षों के बीच में लेटकर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। 2 साल, जो साल के वृक्ष थे उनके बीच में लेटकर यहाँ भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण नामक विशाल स्तूप विद्यमान है। जहाँ बुद्ध ने अंतिम सांस ली वह स्थल भी मौजूद है। पुराने खंडहर आज भी अपने इतिहास की सच्चाई बयां करते हैं। जौनपुर ये भी उत्तर प्रदेश में है। जौनपुर मुख्यालय से 55 किलोमीटर की दूरी पर मादरडीह गांव में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार दुबे के नेतृत्व में उत्खनन कार्य संपन्न हो रहा है। सर्वेक्षण कर रही टीम को स्तूप बुद्ध विहार होने के साथ प्राप्त हुए हैं। बुद्ध विहार की दीवार के अवशेष मिले हैं। उत्तर प्रदेश में बुद्ध के अन्य तीर्थ स्थलों में श्रावस्ती, शंकिसा, कौशाम्बी एवं मथुरा आदि स्थान है। मध्य प्रदेश सांची, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और सांची लगभग मैं 91 से कई बार जा चुका हूँ और अभी जाता रहूँगा। बौद्ध सांची स्मारकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह रायसेन जिले में एक छोटा सा गांव है। विदिशा से अगला स्टेशन यही सांची पड़ता है। स्तूपों के लिए प्रसिद्ध यहाँ कई बौद्ध स्मारक मौजूद हैं। ईसा पूर्व 3री सदी से 12वीं सदी के दरमियान बने स्तूप मठों, विहार और स्तंभों के लिए जाना जाता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। सांची में कुल 36 मठ हैं, 8 विहार, 1 स्तूप के साथ ही 1 अशोक स्तंभ भी है। 1854 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई करवाई थी। मध्य प्रदेश उज्जैन भगवान बुद्ध के लिए अस्थि अवशेष को संचित कर बने स्तूप 2500 वर्ष से ज़्यादा प्राचीन है। यह स्तूप उज्जैन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अब मध्य प्रदेश में ही भरहोत स्तूप है। भरहोत प्रदेश के सतना जिले में स्थित यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री सदी में निर्मित कराया था। इस स्तूप में बुद्ध को बौद्ध प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है, जैसे बुद्ध के पदचिन्ह, धर्मचक्र, बोध वृक्ष इत्यादि। मध्य प्रदेश भी धनी देश राज्य है तथागत गौतम बुद्ध की धरोहर के लिए। अब ग्वालियर मध्य प्रदेश, ग्वालियर में ही आ जाओ, मैं ग्वालियर में रहता हूँ। शिवपुरी जिले के राजापुर गांव में करीब 2200 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। यह ईसा पूर्व शुंग वंश के काल का बताया जा रहा है।
ग्रामीण एशिया अंचल का पहला बौद्ध स्तूप बता रहे हैं। गांव के लोग अब तक इस स्तूप को कुटिया मठ के नाम से पहचानते थे। पुरातत्वविदों का मानना है कि स्तूप के नीचे तांबे का कलश हो सकता है और उसमें सम्राट अशोक की अस्थियां एवं राख हो सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग में पहला बौद्ध स्तूप ज़्यादातर भोपाल, विदिशा, देवास, होशंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में मिले हैं। उड़ीसा में भी धम्म का प्रचार प्रसार के सबूत मिलते हैं। यह पुरातत्व सबूत देते हैं। उड़ीसा यह स्थान बुद्ध धर्म संस्कृति के प्रमुख तीर्थों स्थलों में से एक है। प्राचीन बौद्ध विरासत से समृद्ध उड़ीसा में क्षतिग्रस्त बुद्ध विहार में स्तूप सर्वत्र विद्यमान है। वोलंगी, डेक्कननाल, फूलबनी, कालाहांडी, संबलपुर, क्योंझार, गंजम, बालासोर और पुरी आदि जिलों में कई महत्वपूर्ण शोध किए गए हैं।